नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड का पेपर। तो ये होगा आपका पार्ट 10 और इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे उत्तराखंड की जीके के। तो पहला क्वेश्चन लिखा, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का रेल मार्ग नहीं है? रामनगर है उत्तराखंड में, काशीपुर भी उत्तराखंड में, मुरादाबाद नहीं है। मुरादाबाद आपको यूपी में देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। ठीक है ना, बाकी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं। हरिद्वार, रायवाला, डोईवाला, काशीपुर, खटीमा, टनकपुरी और डोईवाला, देहरादून, उत्तरकाशी, यहाँ सभी पर आप देख सकते हो उत्तराखंड है। ठीक है ना, तो रामनगर, काशीपुर, मुरादाबाद। अब भारतीय रेल की अगर बात करें तो भारतीय रेलवे की अपने इस तरीके से बात करने की, रेलवे बोर्ड की स्थापना हो रही है 1905 में, मार्च 1905 में रेलवे बोर्ड बना था। और भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हो रखा है, नेशनलाइजेशन हो रखा है, 1950 में हुआ था। रेलवे में कुल मिलाकर आपके 18 जोन है, और जो 18वां जोन है वो आपका साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम वाला। ठीक है ना, 17वां जो है वो आपका कोलकाता मेट्रो है। ये आपने याद रखना, एकमात्र जो मेट्रो है वो आता है आपका रेलवे जोन में। अच्छा, पहली ट्रेन कब चली थी? 1853 में चली थी, बॉम्बे टू ठाणे, 34 किलोमीटर चली थी। 3 लोग थे जो लोको पायलट थे, साहिब सुल्तान और सिंध। और पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चली थी वो डेक्कन क्वीन थी, 1929 में, बॉम्बे टू पुणे, ये आपकी चली थी। गुड्स ट्रेन की बात की जाएगी तो 1851 में चली थी, वो चली थी पिरान कलेर से आपका रुड़की की तरफ। और ये सारा जो है ये देखने को मिलता है आपको डलहौजी के टाइम पे, लॉर्ड डलहौजी थे तो उनके टाइम पे ये चीज़ देखने को मिलती है। यशोधर मठपाल, अगर इनकी बात करें तो ये एक भारतीय, बोल सकता हूँ उत्तराखंड के प्रसिद्ध चित्रकार है। तो यशोधर मठपाल एक भारतीय पुरातत्वविद, चित्रकार, क्यूरेटर, गांधीवादी और रॉक कला संरक्षणवादी हैं। उन्हें गुफा कला के अध्ययन के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, विशेष रूप से भीमबेटका रॉक शेल्टर जो आपकी है, जो सबसे पुरानी बोली जाती है भारत में, और बारेछीना, ये उत्तराखंड में और केरल में भी उन्होंने नाम कमाया। उन्होंने 1983 में नैनीताल जिले के भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी। ये जरूर याद रखें, यहाँ पे 1983 में नैनीताल में, नैनीताल का कौन सा क्षेत्र? भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय, यशोधर मठपाल। 2006 में उन्हें पद्मश्री दिया गया था, जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। शुरुआत हुई थी 1954 से, जिसमें भारत रत्न आता है पहला, दूसरा विभूषण, तीसरा आता है भूषण और चौथा आता है आपका श्री। संग्रहालय में कलाकृतियों, लोक चित्र, रॉक कला और प्रागैतिहासिक वस्तुएं हैं। संग्रहालय दुर्लभ पारंपरिक कला और शिल्प में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा क्षेत्रीय मौखिक और लिखित परंपराओं और लोक कथाओं को भी दस्तावेज करता है। वह खुद संग्रहालय की देखभाल करते हैं और अपने जीवन की सारी कमाई इस पर खर्च करते हैं। 2012 में उन्होंने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र द्वारा आयोजित रॉक कला पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा सहायता प्रदान की थी। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ संरक्षण बल, जिसे बोलते हैं आपके STPF, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये थी आपकी स्पेशल जो टास्क फोर्स बोल सकते थे आपकी, वो 2013 में बनी थी। पढ़ लेते हैं कॉर्बेट। तो 2013 तो लिखा हुआ है, उत्तराखंड सरकार ने 2013 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व CTR के लिए एक विशेष बाघ बल, ठीक है ना, STF बोल सकते हैं, स्पेशल टाइगर फोर्स जो आपकी होती है, बनाने का फैसला लिया था। बल में 85 पद होंगे और CTR पर बड़ी बिल्ली के लिए सुरक्षा, बड़ी मतलब बिग कैट्स उन्हीं को बोला जाता है, बाघ वगैरह को, शेर वगैरह को बोला जाता है। STPs के किनारे स्थित गांवों के माध्यम से रिजर्व अवैध मानव घुसपैठ को रोकने में प्रभावी होगा। रिजर्व में बाघों को त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया था। सुरक्षा की पहले स्तर नियमित गश्त के माध्यम से बीट स्तरीय वन रक्षकों द्वारा आंतरिक सीमा में प्रदान की जाती है। सुरक्षा के दूसरे स्तर पर, जिसका STPF ध्यान रखिएगा, तीसरा जो होगा खुफिया एकत्रीकरण तंत्र से आती है, जिसमें बाघों के अवैध शिकार जैसे अपराधों को रोकने के लिए वन पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसी के कर्मी मिलकर काम करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये आपका देखने को मिलेगा नैनीताल जिले में अवस्थित है। वैसे 3 जगह ये लगता है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है ना। कॉर्बेट का जादुई परिदृश्य बाघों की समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। 1936 में स्थापना हुई थी। भारत का सबसे पुराना क्या है, बोल सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान है, हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और याद रखना 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कर दिया गया था, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में। अच्छा, आगे लिखा, भारत में सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को जन्म दिया गया था। इसका काम था, एक अवार्ड दिया जाता है टेक्स टू, टाइगर की पॉपुलेशन को दोगुना करना था। भारत ने वो कर दिया लगभग 1900 समथिंग। अब आपके पास टाइगर्स हो गए थे जो पहले 1400 समथिंग होते थे। 520 वर्ग किलोमीटर पर ये क्षेत्र फैला हुआ है, ये आपने याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो ये आप जानते हैं कौन सा आता है, पौड़ी में आ जाता है, और अल्मोड़ा हो गया आपका, और उसके अलावा कौन सा आ जाता है आपका, नैनीताल वाला क्षेत्र भी आ जाता है, ठीक है ना, जिम कॉर्बेट पूरा। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अब 106 हो चुकी है। दिहांग पटकाई जुड़ा था, रायमोना हिल्स जुड़ा था, आसाम वाले, तो कुल मिला के 106 है। सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क है, लद्दाख में अवस्थित है। सबसे छोटा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, अंडमान निकोबार में आपका
पहला राष्ट्रीय बोल सकते हैं समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, गुजरात में देखने को मिलेगा। और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो आपका वो है केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर में, ये आपका लोकटक झील के अंदर है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ठीक है ना, एक सदाबहार झाड़ी है, छोटा पेड़ है जिसमें चमकीले लाल फूलों का बोल सकते हैं दिखाई देते हैं। भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और थाईलैंड में ये पाया जाता है। नेपाल का यह राष्ट्रीय फूल है, याद रखना, बुरांस का फूल। भारत में यह उत्तराखंड का राज्य वृक्ष और नागालैंड में राज्य फूल है। उत्तराखंड जानते हो 9 नवंबर को बना था, 2000 को 27वां गणराज्य बना था। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी, देहरादून शीतकालीन राजधानी, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, गुरमीत सिंह राज्यपाल है, राज्य पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग है, हिमालयन मोलान राज्य पक्षी है, बुरांस राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल। हिंदी गढ़वाली, जौनसारी, कुमाऊनी यहाँ पर मुख्यतः भाषाएं बोली जाती हैं। एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जिसकी आधिकारिक भाषाओं में संस्कृत है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1960 में और नींव रखी थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्थापित है, थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज, जो बना था 1847 में, और 2001 शायद से 2001-2002 के आसपास इसे आईआईटी का दर्जा मिल गया था 2001 में शायद से। सेंट्रल बाइंडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको रुड़की में देखने को मिलेगा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में, भारतीय सेना अकादमी देहरादून में, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में, पेट्रोलियम ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय देहरादून में है। उच्च न्यायालय आपका नैनीताल में देखने को मिलेगा, और वहीं पर आपको देखने को मिलेगी नैनीताल में एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल टेलीस्कोप एरिस, जो आपको नैनीताल में देखने को मिलेगी। तुंगनाथ मंदिर अगर देखा जाए तो सिर्फ भगवान शिव को समर्पित है, और ये आपको चमोली में देखने को मिलेगा, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। हरिद्वार ये प्रवेश द्वार कहा जाता है, और हर 12 साल में यहाँ पे कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड को देवताओं की भूमि कहा जाता है, पिथौरागढ़ को उत्तराखंड का मिनी कश्मीर कहा जाता है, ऋषिकेश को योग राजधानी कहा जाता है, मसूरी को हिल स्टेशन क्वीन ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है, नैनीताल को झील डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, देहरादून को स्कूलों का शहर कहा जाता है, और भारत के स्कूलों की राजधानी भी कहा जाता है। और उत्तराखंड आप जानते हैं फूलों की घाटी, ठीक है ना, चमोली में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2005 में इसे मिला था। देघाट के उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? ये थे आपके ज्योतिराम कांडपाल। यार पेन, ठीक है, ठीक है। तो लिखा हुआ है ज्योतिराम कांडपाल ने 1931 में देघाट में एक स्वराज्य आश्रम की स्थापना की और गांधी जी के निर्देश पर स्थानीय कांग्रेस पार्टी और कार्यालय का नेतृत्व किया था। स्वतंत्रता संग्राम में उनके शामिल होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनकी सारी संपत्ति कर ली थी, जब्त कर ली थी। दुर्भाग्य से इनका जो बोल सकते हैं इस महान सेनानी की मृत्यु 46 वर्ष की आयु में 1938 में ही हो गई थी। ज्योतिराम कांडपाल स्मारक उत्तराखंड सरकार द्वारा उनके पुत्र श्री बद्रीदत्त कांडपाल द्वारा दान की गई भूमि पर बनाया गया। स्वर्गीय श्री ज्योतिराम कांडपाल ने साबरमती में महात्मा गांधी के साथ शामिल होने के लिए वर्ष 1929 में शिक्षक के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने गांधी जी के हिंदी पत्राचार को संभाला था। 1930 में दांडी नमक मार्च और धरसाना नमक डिपो धरना में उन्होंने भाग लिया था, और काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई थी इनकी, और जेल में भेज दिया गया था उस समय। नैनीताल में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में ने किस ग्लेशियर के बारे में जीवित प्राणी की स्थिति का पालन करने का आदेश दिया? ये गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है ना। जब किसी भी बोल सकते हैं नॉन लिविंग एंटिटी को लिविंग एंटिटी के बोल सकते हैं घोषित किया जाता है, तो आप इतना याद रखना कि उसके बाद उसके अधिकार सेम होते हैं, जैसे बोल सकते हैं भारत में नागरिकों के, ठीक है ना, वैसे अधिकार मिल जाते हैं आपको। तो याद रखना नैनीताल उत्तराखंड जैसे गंगा को मिला हुआ है, ठीक है ना, गंगा को जीवित बोल सकते हैं प्राणी का दर्जा मिला हुआ है, लिविंग एंटिटी का। नैनीताल में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में जीवित प्राणी की स्थिति का पालन करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तराखंड क्या हो गया था? अलग हो गया था, और उस समय तब हमने उच्च न्यायालय जो था आपका वो नैनीताल में शिफ्ट कर दिया था। अच्छा, अगर देखा जाए तो 2000 में जब सृजित की गई तो न्यायाधीशों की संख्या यहाँ पे 7 थी, और 2003 में जजों की संख्या बढ़ाकर 9 कर दी गई थी। जो न्यायमूर्ति अशोक देसाई थे उनके कार्यकाल के उद्घाटन धारक थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सरोज होमी कपाड़िया और जगदीश सिंह खेर थे। राघवेंद्र सिंह चौहान उच्चतम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, ये 7 जनवरी 2000, ये पेपर में पूछा गया पटवारी के, ठीक है ना। अब आपको जो देखने को मिलेंगे राघवेंद्र सिंह चौहान तो हो गए, ये पहले थे। अब आपको जो देखने को मिलते हैं उत्तराखंड के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं आपके उत्तराखंड कोर्ट, ठीक है ना, इनका नाम है हाँ विपिन सांघी, नाम भूल रहा था मैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, राघवेंद्र सिंह चौहान
तो अब जो है वो आपने याद रखना है, वह है विपिन सांघी। ये नए न्यायमूर्ति हैं आपके, ठीक है ना। गंगोत्री ग्लेशियर की अगर बात करें तो उत्तरकाशी जिले उत्तराखंड भारत में तिब्बत की सीमा से लगे क्षेत्र में स्थित है। यह ग्लेशियर गंगा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है, हिमालय में सबसे बड़े बोल सकते हैं ग्लेशियरों में से एक है। लगभग इसकी अनुमानित मात्रा बोली जाती है 27 घन किलोमीटर के आसपास है। लगभग लंबाई देखें तो 30 किलोमीटर के आसपास है। 2 से 4 किलोमीटर इसकी चौड़ाई देखने को आपको मिलती है। खतलिंग ग्लेशियर की अगर बात करें, टिहरी में अवस्थित है आपका। और खतलिंग ग्लेशियर जो है भलंगना नदी के स्रोत के कारण गढ़वाल हिमालय के महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। याद रखना, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है आपकी कौन सी, भलंगना। ठीक है, इसके अलावा ठीक है जोगिन समूह हो गया, ऊंचाई, ठीक है ना। स्फटिक पृष्ठवार हो गया, बाटिक ऊटर हो गया, कृतिस्तंभ हो गया। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर ट्रैक 12 से 13 दिनों में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। पिंडारी ग्लेशियर की अगर बात करें तो पिंडारी ग्लेशियर नंदा देवी और नंदा कोट के दक्षिण पूर्व में कुमाऊं हिमालय की ऊपरी पहुंच में है। ग्लेशियर लगभग 9 किलोमीटर लंबा है और पिंडर नदी को जन्म देता है। याद रखना, गढ़वाल जिले के कर्णप्रयाग में यहाँ से अलकनंदा आपकी क्या करती निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। कफनी ग्लेशियर की अगर बात करें तो ये भी आपको यहाँ से कफनी नदी निकलती है आपका, ये आपने याद रखना है। और कफनी नदी सहायक नदी किसकी, पिंडर नदी की। और पिंडर सहायक नदी किसकी, अलकनंदा की, जो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है आपकी। तो ये आप याद कर सकते हैं। बछेंद्री पाल ने किस वर्ष में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, ये साल था 1984। तो लिखा हुआ है बछेंद्री पाल जी के बारे में अगर देखें तो भारतीय पर्वतारोही हैं। 24 मई 1954 को इनका जन्म हुआ था उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के नकुरी गांव में। और भूटिया परिवार में इनका जन्म हुआ है। 1984 में वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। याद रखना, पहली भारतीय है, उत्तराखंड की नहीं है, पहली भारत की है। 2019 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं सबसे ऊंची चोटी विश्व की, ठीक है ना। और लगभग अगर देखा जाए तो अभी जो उसकी हाइट है 8,848.86 है। तो चीन और नेपाल ने संयुक्त मिलकर इसकी क्या की है, बोल सकते हैं हाइट को नापा है। अब ये क्वेश्चन है, जैसे ये भी पूछा गया था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था पटवारी के पेपर में कि 19 मई 1953 को जो न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे, इन्होंने सबसे पहले व्यक्ति बने थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह कर दिया था 1953 में। 16 मई 1975 को जापानी जुंको तोबई और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। याद रखना, तो एडमंड हिलरी तो पहले व्यक्ति थे, पहले इंसान थे, पर जुको तोबई जो थी जापानी, वो कौन थी आपकी, पहली महिला बनी थी। 1965 में अवतार सिंह चीमा, ये पहले भारतीय बने थे 1965 में। अवतार सिंह चीमा माउंट एवरेस्ट पे। और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे अधिक चढ़ाई का रिकॉर्ड किसका है, कामी रीटा का है, 25 बार चढ़ी है। कांचुला कर्क आप जानते हैं कस्तूरी मृग संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है, तो ये जानते हैं आप लोग, ठीक है। कहाँ पर है, तो चौपता गोपेश्वर रोड पे आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर 79.63% है। पूछे जा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना। जनसंख्या से रिलेटेड जो सेंसस हुआ था उससे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। 2011 में अगर देखा जाए तो कुल साक्षरता थी 68,80,953 लोग। पुरुष थे लगभग 38,63,708 और महिलाएं थी 30,17,245। पुरुषों की साक्षरता ज़्यादा है 28.33, लगभग 90% के आसपास है। महिलाओं की साक्षरता लगभग 70% के आसपास है, 70.70, ठीक है ना। जनगणना आप जानते हैं हर 10 साल में आपका आयोजित किया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। जो 2021 में लेनी थी वो 16वीं होनी थी, पर अब तक हुआ नहीं है, कोविड आ गया था बीच में, आप जानते हैं, ठीक है ना। चलो, और इस बार की जो होगी वो पहली क्या होगी, डिजिटल जनगणना होगी जो भारत के इतिहास में। अच्छा, जनगणना जो इस बार की जाएगी 16 भाषाओं में की जाएगी जैसा बोला जा रहा है, ठीक है ना। और अभी तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, पर बोला जा रहा है 2026 तक पीछे छोड़ देगा किसको, चीन को। लगभग आबादी 140 करोड़ के आसपास है। और भारत में दुनिया की आबादी का लगभग 17.7% लोग रहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व तो 464 प्रति किलोमीटर स्क्वायर के आसपास आपको देखने को मिलेगा अभी के टाइम पे। ये 2011 का सेंसस नहीं है, लगभग बोला जा रहा है कि लगभग इतना हो चुका है, 464 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, पहली जनगणना जिनके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी, याद रखना आप, 1872 में। और पहली आधिकारिक जनगणना हर 10 वर्ष में जो हुई थी, दशकीय, वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी 1881 में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है, ठीक है ना। तो लिंगानुपात है आपका 9:63, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 1 करोड़ के आसपास हमारी जनगणना है, ये आपने याद रखना है। 2011 और 2001 में कितनी थी, 84 लाख या 85 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि दर ठीक ठाक है, 18.81% है, तो ये आपने याद रखना है।
और ठीक है, और क्या देखो, ये कुछ याद कर लेना यार, ये पूछे जा रहे हैं पेपर में। अनुमानित जनसंख्या 2011 का सेंसस बोलता है 1 करोड़ के आसपास है। वास्तविक जनसंख्या लगभग उतने के आसपास है। पुरुष कितने हैं? लगभग 51 लाख के आसपास है। महिलाएं लगभग 49 लाख के आसपास है। जनसंख्या वृद्धि की अगर बात करें 18.81% के आसपास है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखा जाए भारत में 0.83%, 1% से भी कम है। लिंगानुपात देखेंगे तो 963 है। 963 महिलाओं की संख्या पर 1000 पुरुषों पर। बाल लिंगानुपात ये पूछा गया था पेपर में अभी शायद से, बोल सकते हैं पटवारी के पेपर में। जनसंख्या घनत्व देखेंगे 189 है, और घनत्व मीटर स्क्वायर में देखेंगे 488 है। क्षेत्र पर किलोमीटर स्क्वायर अगर देखा जाए 53,483 हमारा उत्तराखंड का। क्षेत्र मीटर स्क्वायर में देखेंगे 20,650 है। कुल बाल जनसंख्या 0 से 6 बच्चों की, तो ये आपको देखने को मिलेगा 13 लाख के आसपास। पुरुष जनसंख्या 0 से 6 आयु, पुरुष जनसंख्या ठीक है, लगभग इसमें पुरुष मतलब मेल जो है 0 से 6, तो लगभग 71 लाख के आसपास आपको देखने मिलेगा। नहीं सॉरी, 7 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगा। महिलाओं की कितनी? 6 लाख के आसपास है। साक्षरता लगभग 78.82% के आसपास भी है। और पुरुष साक्षरता 87.40 है, महिला साक्षरता 70.01 है 2011 के हिसाब से। जो वहाँ पे लिखा हुआ था वो अब के हिसाब से थोड़ा बहुत ठीक है, 2017-2018 के हिसाब से है। महिला साक्षरता 70.01 के आसपास है। कुल साक्षरता आप देख सकते हैं 68 लाख के आसपास है। पुरुष इसमें से 38 लाख के आसपास, महिलाएं इसमें कितनी है? 30 लाख के आसपास है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को, ठीक है ना। तो कौन सा था आपका? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण थे। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को क्या दी थी? मंजूरी दी थी। और भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, ये आपने याद रखना, के.आर. नारायण, ठीक है ना। 28 अगस्त को 2000 को, और फिर 9 नवंबर 2000 को अधिनियम में बदल गया था। 27वां राज्य बना था भारतीय गणतंत्र का। और 2007 में 1 जनवरी से अपना नाम बदल दिया था। उत्तरांचल नाम से स्टार्ट हुआ था, उत्तराखंड कर दिया गया 2007 में। ह्वेनसांग अपनी यात्रा में वर्णित गौविशाण का वर्तमान नाम, तो एक गौविशाण कहा जाता है काशीपुर को, ठीक है ना। तो ह्वेनसांग का जन्म 6 अप्रैल 602 ईस्वी में हुआ था। चैने गांव, गोसी टाउन, ये कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। चीनी बौद्ध थे, भिक्षु विद्वान थे, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। उन्होंने हर्ष के शासनकाल में चीनी बौद्ध धर्म और भारतीय बौद्ध धर्म के बीच बातचीत का वर्णन किया है। उनकी यात्रा पारंपरिक चीनी विद्या का हिस्सा बन गई जब वो बाद की अवधि की एक पुस्तक में सुनाई गई, जिसे पश्चिम की यात्रा कहा जाता है। 640 में जुआंगजान ने अपनी पुस्तक ग्रेट टैग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन को पूरा किया, जो मध्य और दक्षिण एशिया के देशों का सबसे लंबा और सबसे विस्तृत क्या विवरण है। काशीपुर की अगर बात करें, उधम सिंह नगर का एक शहर है। पुराना नाम क्या है? गौविशाण है। कुमाऊं का तीसरा सबसे आबादी वाला शहर है, ये आपने याद रखना है। और एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे IIM है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, काशीपुर में। जोशीमठ की अगर बात करें, चमोली में है। अभी देखो ये न्यूज़ में क्षेत्र भूरस्खलन हिमस्खलन तो पूरा न्यूज़ में चल रहा है। जोशीमठ सिंक कर रहा है ये, एक भी भूकंप आया पूरा पहाड़ी नीचे आ जाएगा। 2021 उत्तराखंड बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ। जोशीमठ छावनी गढ़वाल का स्काउट का स्थायी स्टेशन है। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों में से एक यहाँ पर है। चंपावत की अगर बात करें, कुमाऊं में आपका स्थित है, 1993 में गठित हुआ था। तो 2011 के अनुसार रुद्रप्रयाग के बाद यह जिला उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम आबादी वाला क्या है? जिला है। और बोल सकते हैं उन 3 जिलों में से एक है जिसको पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के तहत धन प्राप्त होता है। इसमें आपका टिहरी गढ़वाल भी आता है। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो यह आपका उधम सिंह नगर। 3 है जो करते हैं, तो मैं बता देता हूँ। एक तो आपका कौन है? पिथौरागढ़ है। उसके बाद एक चंपावत आता है और एक आता है आपका उधम सिंह नगर, ठीक है ना, जो ये 3 करते हैं। चीन तिब्बत बॉर्डर से तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। हिमाचल प्रदेश से देखेंगे तो उत्तरकाशी, देहरादून और आपका हरिद्वार, ये आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से आपका देखने को मिलेगा कौन सा? हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, यहाँ से नैनीताल भी आ जाता है यहाँ पर, यहाँ से। और आपका रुद्रपुर क्या बोलते हैं, सॉरी, उधम सिंह नगर। पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले चीन के साथ, ठीक है ना। ठीक है, बता ही दिया मैंने आपको। आगे चलते हैं। किस पार्टी ने उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति को उजागर करने के लिए स्कूल के साथ सेल्फी, ये जब चुनाव हो रहे थे तब आई थी? आम आदमी पार्टी, ठीक है ना। कर्नल कोठियाल थे इसके, बोल सकते हैं आपके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, और बाद में वो बीजेपी में चले गए थे क्योंकि खास नहीं कर पाई थी आम आदमी पार्टी। तो लिखा, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति पर राज्य सरकार पर हमला करने के लिए एक अभियान चलाया। अभियान के तहत आपने राज्य के लोगों से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जर्जर हालत में सरकारी स्कूलों की तस्वीरें भेजें। आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड इकाई ने 2022 राज्य विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में भाजपा सरकार पर नए हमले के साथ स्कूल के साथ सेल्फी अभियान शुरू किया। पार्टी फिर 15 जनवरी को आयोजित इस तरह की पहली प्रदर्शनी के साथ अपने जिला कार्यालयों में ऐसी तस्वीरों की एक प्रदर्शनी का आयोजन करेगी। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो 26 नवंबर 2012 को इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, जनसंघ से निकली थी,
6 अप्रैल 1980 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वो कौन से JP नड्डा है। लोकसभा अध्यक्ष नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष शायद से थावरचंद गहलोत नहीं, अब शायद से तुम अब हैं पीयूष गोयल हैं शायद से, एक बार चेक कर लेना फिर भी। राज्यसभा में ठीक है ना, पक्ष के नेता या सरकार से। कांग्रेस की बात करें, सबसे पुरानी पार्टी 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा बनाई गई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अब सोनिया गांधी नहीं है, अब जो है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, बहुत ही वरिष्ठ बोल सकते हैं नेता है। तो ये है अब, तो सोनिया गांधी नहीं रही अब, और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा नेता अगर देखा जाए तो रवनीत सिंह बिट्टू नहीं है अब, उनकी जगह अब है आपके अधीर रंजन चौधरी, ठीक है ना। और राज्यसभा के नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल की बात करें 26 जुलाई 1979 को बनी थी, क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है ना, उत्तराखंड की। उत्तराखंड का वर्तमान राजभवन पहले के रूप में जाना जाता था, तो ये था पहले सर्किट हाउस के नाम से जाना जाता था, ये आपने याद रखना है। तो लिखा हुआ है उत्तराखंड राज्य के निर्माण के साथ राजभवन को अस्थायी रूप से देहरादून के लिए नई छावनी रोड पर स्थित बीजापुर हाउस में स्थापित कर दिया गया था। वर्तमान राजभवन, जिसे पहले सर्किट हाउस के नाम से जाना जाता था, 1902 में इसका निर्माण किया गया था। इसे तब कोर्ट हाउस कहा जाता था, जहाँ संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस यूपी का पुराना नाम है संयुक्त प्रांत, ठीक है ना, कि तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर अक्सर निवास करते थे। स्वतंत्रता के बाद के समय से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भी देहरादून आते थे तो यहीं रहते थे। समय समय पर भारत के विभिन्न राष्ट्रपतियों और लगभग सभी प्रधानमंत्री अब तक इस ऐतिहासिक इमारत में रह चुके हैं। राजभवन समुद्र तल से लगभग 2305 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। ये आपका देखो सर्किट हाउस राजभवन जो आपका है। जबकि राजभवन को सर्किट हाउस में स्थानांतरित किया गया था। राज्यपाल का सचिवालय बीजापुर हाउस परिसर से 27 जुलाई 2009 तक कार्य करता रहा। जब नए राजभवन सचिवालय और सभागार भवनों का उद्घाटन HE श्री BL जोशी उत्तराखंड के तीसरे राज्यपाल थे, उनके टाइम पे किया गया था। बाद में इस परिसर में एक अलग राज्यपाल का आधिकारिक निवास बनाया गया, वो थी आपकी मार्गरेट अल्वा, जो आपकी चौथी राज्यपाल थी 2010 के आसपास। पुराने भवन जिसे पहले सर्किट हाउस के रूप में जाना जाता था, अब राजभवन गेस्ट हाउस के रूप में इसे जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। उत्तराखंड की भोटिया जनजाति का संबंध किस मानव, तो भोटिया आपको देखेंगे मंगोलाइड, 3 होती हैं आपकी, कॉकेसाइड होती है, मंगोलाइड होती है, नेग्रिटो होती है। अब उसमें बांट दिया जाता है, ठीक है ना। कॉकेसाइड होती हैं जो थोड़े कैसे होते हैं, ये अंग्रेज टाइप के होते हैं, आसमानी बोल सकते हैं कैसे, नीली आंखें, सुनहरे बाल। मंगोलाइड होते हैं कैसे, जैसे आपके थोड़ा सा चाइनीज़ टाइप के दिखते हैं जो, ठीक है ना, चाइनीज़ नेपाली ये हो गए, ठीक है ना। और नेग्रिटो होते हैं आपके कैसे, जो बिल्कुल कैसे अश्वेत जिन्हें बोला जाता है, घुंघराले बाल, लंबे चौड़े कदकाठी के। तो लिखा हुआ है भोटिया और भोट ट्रांस हिमालय क्षेत्र में रहने वाली जाति तिब्बती लोगों से संबंधित है। तो ये मंगोलाइड किस्म की आपकी याद रखना। तो भोटिया लद्दाख के सहित कई भाषाएं बोल लेते हैं। भोटिया चरवाहों की व्यावसायिक जाति है। उत्तरी राज्य सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में ये पाई जाती है। अच्छा, उसके अलावा 7 प्रमुख भोटिया समूह जैसे जौहरी, दारमी, चौंडासी, ब्यासी, मारचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मारचा, माना घाटी और तोलचा नीति घाटी की तरफ ये रहती हैं, ठीक है ना। मारचा और तोलचा सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं कि किसकी बोल सकते हैं उपजाति हैं, तो भोटिया की, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और है, ठीक है, 5 जनजातियों का घर है, ये आप जानते हैं। और कुछ है 8वीं अनुसूची में इनका क्या जिक्र मिलता है, ठीक है ना, मतलब 8वीं अनुसूची में बोल सकते हैं आपकी जो भाषाओं से संबंधित है उसमें इसका जिक्र मिल जाता है। तो नेग्रिटो देख लेते हैं। नेग्रिटोस शायद वे भारत में आने वाले नस्लीय समूह से पहले थे। वह केरल और अंडमान द्वीप समूह के पहाड़ी इलाकों में बस गए। केरल की कादर, इरूला और पुलियान जनजातियां काफ़ी हद तक नेग्रिटोस से मिलती जुलती हैं, मतलब अश्वेतों से। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाट जाति के लोग नेग्रिटोस के ठीक बाद यहाँ आए थे। उनके स्रोत ऑस्ट्रेलिया आदिवासी से, ये मध्य भारत में राजमहल की पहाड़ियों से लेकर अरावली तक बसे थे। मंगोलाइड की अगर बात करें तो लिखा हुआ मंगोलाइड इस जाति की मूल मातृभूमि मंगोलिया चीन थी। मंगोलाइड उत्तर और पूर्वी पर्वत श्रृंखलाओं के दर्रे के माध्यम से भारत आए। ये लोग हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में केंद्रित लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी भारत में रहते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री आप जानते हैं पुष्कर सिंह धामी। तो भाजपा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने 3 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। धामी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वेच्छा से कार्य किया और 10 वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे। 2002 से 2008 तक भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह है। लोकसभा सीटें 5 हैं, राज्यसभा सीटें हमारे पास कितनी है, 3 है। इनमें से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल, अन्नपूर्णा नेपाल, मकालू नेपाल, कामेट उत्तराखंड, यही आंसर। तो कामेट 7,756 उत्तराखंड राज्य उत्तरी भारत में हिमालय की पर्वत चोटी, चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ सीमा के पास है।
जास्कर पर्वतमाला का भाग है, यह आपने याद रखना। नंदा देवी के बाद कामेट उत्तराखंड भारत के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसमें 2 चोटियों के साथ एक सपाट चोटी के ऊपर एक विशाल पिरामिड दिखाई देता है। कामेट 3 हिमनदों से घिरा हुआ है, पश्चिमी कामेट, पूर्वी कामेट और रायकाना हिमनद। माउंट एवरेस्ट की बात करें, नेपाल और चीन की सीमा के बीच, चीन नहीं बोलेंगे, तिब्बत बोलेंगे, तिब्बत के बीच में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग ऊंचाई जो 8,848.86, ये भी लिख देना, अभी बताया था शुरुआत में। नेपाली नाम है इसका सागरमा था और तिब्बती नाम है चोमुलंगमा, ठीक है ना। इसका नाम भारत के एक महान सर्वेक्षक थे जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया था, ठीक है ना। हालांकि अंग्रेज थे, पर रहे कहाँ, पले कहाँ, भारत में। शिखर हिमालय की महालंगूर उप पर्वतमाला में स्थित है, महालंगूर याद रखना। अन्नपूर्णा की बात करें, ये भी नेपाल में, और एक गिरिपिंड जिसमें 8,000 मीटर से अधिक एक चोटी शामिल है और इसे चढ़ाई करने के लिए सबसे कठिन पहाड़ों में से माना जाता है। 10वीं सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। मकालू भी आपका देखने को मिलेगा, 5वीं सबसे ऊंचा पर्वत है विश्व का, 8,481 मीटर की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट से 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की तरफ अगर आप जाएंगे, महालंगूर जो श्रेणी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। नेपाल के 8,000 चोटियों में से एक मकालू एक अलग चोटी है जिसकी आकृति 4 भुजाओं वाले पिरामिड की जैसी है। गढ़वाली चलचित्र जगवाल, इसके निर्देशक कौन है? ये है पराशर गौड़। तो पहली जो गढ़वाली फिल्म थी जगवाल 1981 में बनी थी, उसके कौन थे निर्देशक? डायरेक्टर थे पराशर गौड़। और जगवाल का अर्थ होता है काफ़ी ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, इंतजार करना, लंबा इंतजार करना, और ये एक युवती की कहानी है। पराशर गौड़, उनका जन्म हुआ था 1947 3 मई को कैसवाल शान गढ़वाल के छोटे से गांव मिरचोरा में हुआ था। पराशर गौड़ ने अपने पिता की स्मृति में गढ़वाली साहित्य पुरस्कार की रचना की, जो गढ़वाली बोली में साहित्य के लिए पहला पुरस्कार था। उनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध नाटक भी लिखे गए, जैसे औंसी की रात, चौली, गावे, रहसल, तिमला का तिमला, खत्या, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं, बोल सकते हैं लिखी हुई हैं। 1957 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकार और चित्रकार कौन थे? तो ये थे आपके सुधीर रंजन कास्तगीर। लिखा हुआ है सुधीर रंजन कास्तगीर एक कलाकार और चित्रकार थे जिन्हें 1957 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण के बाद क्या चौथा सर्वोच्च सम्मान आता है आपका, ठीक है ना। अच्छा, भारत के गणतंत्र दिवस पर हर साल भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता, 2020 तक, आज तक मतलब लगभग 3500 लोगों को दिया जा चुका है, लगभग 3500 के आसपास तक लोगों को दिया जा चुका है। सुधीर रंजन कास्तगीर बंगाल कला विश्व बोल सकते हैं विद्यालय के एक भारतीय चित्रकार और एक कला शिक्षक थे। सुधीर चित्रकला की भारतीय शैली के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 1929 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय में स्नातक किया था। द दून स्कूल देहरादून के पहले कक्षा कला शिक्षक भी थे जब यह 1935 में खुला था। दून स्कूल में उन्होंने काफ़ी राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1956 में लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रमुख के तौर पे आमंत्रित भी हुए थे। इंद्रमणि बडोनी जी की बात करें तो 24 दिसंबर 1945 को अखोड़ी बोल सकता है अखोड़ी या अखोदी, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में जन्म हुआ है। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के आंदोलन की शुरुआत करने वाले इंद्रमणि बडोनी न केवल क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को। रमेश चंद्र की अगर बात करें तो 1941 में एक बैंकर कि यहाँ पर उनका जन्म होता है। उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष उत्तर प्रदेश के एक शहर फरुखाबाद में बिताया। भारतीय रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक के संस्थापक सदस्य थे। धोखाधड़ी के आरोप में 11 जनवरी 2016 को जेल में इन्हें डाल दिया गया था। हरराम कोहली की अगर बात करें 13 जून 1953 को जन्म हुआ था। जिम्नास्टिक व्यायाम करते समय उनकी रीढ़ की हड्डी क्या हुई थी, टूट गई थी। उन्हें गर्दन के नीचे से लकवा मार गया था, जिसके परिणाम स्वरूप चतुरंगघात की स्थिति हो गई थी। 1978 में उसने स्वयं को अपने मुंह से चित्र बनाना और रंगना सिखाना शुरू किया। उन्होंने अपने मुंह से ग्रीटिंग कार्ड चित्रित करके अपना जीवन यापन किया था हरराम कोहली ने। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।